अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज हम बात करेंगे फ़िलिपीन वीज़ा पे। तो आपको उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं आपको वो बताऊंगा और क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है और कितनी फ़ीस लगती है। आप दुबई से या जीसीसी से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और पाकिस्तान इंडिया से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो आपको एंड तक देखनी पड़ेगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लाइफ ऑफ हाशमी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन दबा दें और लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि जिनको इस प्रोसेस से गुजरना है उनके लिए आसानी हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कि इसको अप्लाई करने के लिए क्या तरीक़ाकार है। तो इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका ये है कि आपने इसकी कॉन्सुलेट की जो वेबसाइट है उस पर जाना है। उसमें आपने डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म आप उसमें फिल करेंगे। उसी के अंदर ही आपने टाइप करना है ऑनलाइन। आप प्रिंट करके राइट करके उसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने उसको उसी के अंदर टाइप करना है ऑनलाइन, टाइप करके उसके बाद आपने उसको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल में कंफर्मेशन आ जाएगी उसकी। तो इसके बाद आपको वो बोलेंगे कि आपने उसके अंदर आपकी पिक्चर जो है, पासपोर्ट जो है और आपकी जो टिकट है वो आपने सबमिट कर देनी है, रिटर्न टिकट। तो इस तरह करके फिर वो आपको दोबारा कुछ दिनों के अंदर इंटरव्यू के लिए जो है वो आपको मेल भेजेंगे कि आप इंटरव्यू के लिए जो है वो आ जाएं। तो मैं पहले आपको बता दूं कि दुबई में इनकी कॉन्सुलेट है अल कुसैस में, अल कुसैस पुलिस स्टेशन के सामने अपोजिट साइड पे इनकी कॉन्सुलेट है दुबई में। और अबू धाबी में इनकी एम्बेसी है। अगर आप दुबई में हैं तो दुबई में कर सकते हैं, वरना आप अबू धाबी में भी कर सकते हैं। तो जहां आप रहते हैं उस हिसाब से आप देख लें कैसे करना चाहते हैं। तो चलते हैं। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे तो वो सुबह का टाइम होगा 8 बजे से लेके 9 बजे तक का। फिर आपने वहाँ जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले पासपोर्ट जो है 6 मंथ वैलिड होना चाहिए जब आप वहाँ से एग्ज़िट होंगे उस डेट के हिसाब से, वीज़ा लेने के लिए नहीं। और आपका जो रेजिडेंस वीज़ा है वो भी 6 मंथ पुराना होना चाहिए। और जो है एनओसी लेटर होना चाहिए जिसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग डेट और सैलरी और जो कंफर्मेशन है आपकी वेकेशन की वो मेंशन हो। उसके अलावा आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ की, लेकिन वो बैंक से अटेस्टेड होनी चाहिए, मतलब बैंक की स्टैंप लगी होनी चाहिए, ऑनलाइन नहीं करनी है आपने प्रिंट। और उसमें आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कम से कम 8,000 होना चाहिए और 3 सैलरीज आपकी उसमें दिखनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो इसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए, वो जो है आप booking.com से कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप अगर 2-3 महीने बाद का अप्लाई कर रहे हैं। और ये मुझे ये चीज़ याद आ गई, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है आपका कम से कम 20 दिन का टाइम जो है वो जाएगा। और जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके इंटरव्यू के लिए जाएंगे, चलिए मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। मैंने इसलिए आपको बताया है कि ये प्रोसेस जो है लंबा है। तो आप जब भी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इस बात का ख्याल रखें कि कम से कम 2 महीने का जो है गैप वो रख लीजिएगा, इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। तो टिकट सस्ती मिल जाती है अगर आप 2-3 महीने पहले प्लान करते हैं। तो उससे ये होता है, एक तो आपको जो है टिकट सस्ती मिल जाती है और दूसरे नंबर पे क्या होता है, आप होटल बुकिंग करते हैं तो उसकी कैंसिलेशन की जो है वो फिक्र नहीं होती, क्योंकि 2-4 दिन 5 दिन पहले ज़ाहिर है आपको कैंसिल करनी पड़ेगी। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो आप उसको रख सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। जितना भी आप प्लान देंगे उसी हिसाब से वो आपको वीज़ा भी देंगे। तो मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि कुछ 2-3 महीने पहले प्लान करें जाने के लिए, ताकि आप बजट जो है वो मेंटेन कर सकें वहाँ जाने के लिए। अच्छा जी, चलते हैं। आप जब डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो उसमें आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। होटल बुकिंग के अलावा आपके पास रिटर्न फ़्लाइट होनी चाहिए।
और जो आपको उन्होंने इंटरव्यू के लिए एक फॉर्म भेजा हुआ होगा जिसमें वो अपॉइंटमेंट होगी आपके इंटरव्यू की, तो वो एक साथ प्रिंट करके ले जाना, वरना आपको वो गेट से एंट्री नहीं करने देंगे। और इसके अलावा आपके पास जो है वो ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए। तस्वीर जो है वो आप पहले ही अपलोड कर चुके होते तो दोबारा वो तस्वीर नहीं मांगते, मैंने तस्वीर नहीं दी थी। तो भाई एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है अपने साथ, जो आपने टाइप किया होगा उसको आपने प्रिंट कर लेना है, उस पर साइन कर लेने हैं आपने। आप जब वहाँ पे जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, आपका खुद जाना ज़रूरी है, आप किसी को नहीं भेज सकते हैं। यू हैव टू बी प्रेजेंट योर सेल्फ देयर। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो उसके बाद आपको वो लोग टाइम देंगे 6 से 8 वर्किंग डेज़ का, और 6 से 8 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपको अप्रूवल की ईमेल आएगी। जब वो आपको अप्रूवल की ईमेल भेजेंगे तब वो आपसे आपका पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे, आपने जाके सबमिट कर देना। 6 से 8 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर वो आपको ईमेल करेंगे कि भाई आप आपका अपना पासपोर्ट जमा कराओ, ताकि हम आपको वीज़ा स्टैम्प करके दे देंगे, क्योंकि पहले वो अप्रूवल मिलेगी आपको तो आप वीज़ा ले सकते हो, वरना नहीं ले सकते हो। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये वर्किंग डेज़ में होता है, तो 2 वर्किंग डेज़ में आपको वो वीज़ा स्टैम्प करके दे देंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल एंट्री वीज़ा आपको मिलेगा, जिसको 9A या 9A2 ऐसा करके कहते हैं, वो जो 1 महीने का होता है, और इसकी वैलिडिटी जो है वो 3 महीने तक होती है। मतलब आपको वीज़ा मिलेगा तो 3 महीने के अंदर अंदर आपने वहाँ जाना है, और 1 महीना आप रह सकते हो, डिपेंड करता है आपने कितना प्लान दिया हुआ है। और सिंगल एंट्री वीज़े की जो फ़ीस है वो 260 दिरहम है, ठीक है जी, दुबई से। तो अगर आप सऊदी, बहरीन या कतर या दूसरी जगह पे हैं, वहाँ का मुझे आइडिया नहीं, तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस भी जो है दिरहम की उनसे मिलती जुलती है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको बता दी है। अगर आपने मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना है तो फिर आपको 3 बार सिंगल एंट्री पे वहाँ जाना पड़ेगा, फिर वो आपको मल्टीपल एंट्री देंगे, वरना नहीं। तो बाकी अगर आप मैरिज करने जा रहे हो या बिज़नेस के लिए जा रहे हो तो उसके लिए फिर आपको इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप मिलने जा रहे हो उसकी तरफ से। और वो जो इनविटेशन लेटर होता है वो वहाँ से आपने अटेस्ट करवा के भेजना है, तब वो एक्सेप्ट होगा। तो पासपोर्ट आपने जमा करवाने सुबह जाना है, 8 से 9 बजे का उनका टाइम होता है, उसी टाइम वो बुलाते हैं। लेकिन जब आपने पासपोर्ट कलेक्ट करने जाना है तो वो आपने 2:30 से लेके 5 बजे तक कलेक्शन टाइम है उनका, जो दुबई में है। तो तकरीबन ये जो टाइमिंग है इनके रूल जो हैं ऑलमोस्ट सब जगह पे सेम ही है। तो अब बात करते हैं कि अगर आप इंडिया से हैं, तो अगर आप इंडिया से वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप फ़िलिपीन के वीज़े के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो प्रोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और आपकी कुछ ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए, वरना रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 90% आप कह सकते हैं। तो पहले आप 1-2 कंट्री का ट्रैवल कर लें, उसके बाद इंडिया से जो है वीज़ा आप अप्लाई करें। तो भाई जो बैंक स्टेटमेंट है आपकी, उसका जो है आपने क्या करना है, उसका क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। 2-3 लाख है तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। और आपने उसमें ट्रांजैक्शंस जो हैं वो दिखानी है आपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर। जो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फ्रंट एंड बैक दोनों साइडों से आपने प्रिंट करना है। मतलब एक नहीं कि एक पेज, अगर एप्लीकेशन 1 पेज है तो 2 पेज हैं, या 3 पेज हैं तो आपने 3 पेज कर लेने, ऐसा नहीं। आगे और पीछे दोनों साइडों पे आपने एक जो पेज है वो आगे कर लें, एक दूसरी उसके फ्रंट एंड बैक पे आप प्रिंट करिएगा, 2 पेज मत करिएगा। इस तरह आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए सिंगल पेज पे। तो उसके अलावा जो है आपने उसको जो है ऑनलाइन फिल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ब्लैक पेन आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो फ़ोटो जो है वो आपने फॉर्म पे जो है चिपका लेनी है। पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए आपको, और आपने फॉर्म पे चिपका के उस पर क्रॉस सिग्नेचर जो है वो कर देना है। और उसके अलावा अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको एनओसी लेटर चाहिए आपकी कंपनी से, और पे स्लिप भी चाहिए जो आपने साथ लगानी है, 3 महीने की पे स्लिप। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको प्रूफ ऑफ बिजनेस देना पड़ेगा, और बैंक स्टेटमेंट आपको कंपनी की लगानी पड़ेगी, और ट्रेड लाइसेंस जो है वो साथ सबमिट करना पड़ेगा।
पार्टनर्स के लिए ऑलवेज ये माइंड में रखें, जैसे एम्प्लॉयज़ का होता है एनओसी लेटर लगता है, और पार्टनर के लिए क्या होता है कि उनका ट्रेड लाइसेंस लगता है और उसके साथ कंपनी की स्टेटमेंट लगती है। कुछ जगहों पे पर्सनल भी चल जाती है, यहाँ पर्सनल भी दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी, आपने सोर्स ऑफ फंड दिखाना होता है पार्टनर के वीज़ा। कवर लेटर आपने अच्छा सा बना लेना, आप उसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जांपल्स आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ट्रैवल प्लान जो है वो भी आपको गूगल से सर्च करके आप निकाल सकते हैं, एग्जांपल ट्रैवल प्लान आपको देना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको 1 साल की जो ITR है उसके साथ सबमिट करना पड़ेगा। अगर 3 साल की है तो ज़्यादा बेहतर है, वीज़ा के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी जो बैंक से अटेस्टेड होनी चाहिए। 1 लाख रुपया उसमें क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, ये अपना माइंड में रखना है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको गुमास्ता या GST लाइसेंस है, दोनों में से जो भी है आपका लाइसेंस वो आपको साथ लगाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ शादी करने के लिए जा रहे हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आपको इनविटेशन लाजमी लेना पड़ेगा और वो इनविटेशन वहाँ से आपको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको बूस्टर डोज लगी होनी चाहिए, तो आपको कोई PCR नहीं चाहिए। अगर आपको बूस्टर डोज नहीं लगी हुई, वैक्सीनेटेड नहीं है, तो आपको PCR करवाना पड़ेगा। अगर 2 डोज लगी हुई हैं तो फिर भी PCR करवाना पड़ेगा। और अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो उसकी 2 कॉपी जो है ना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की, वो साथ प्रिंट करके रख लीजिएगा ताकि वो आपको ट्रैवलिंग के वक्त काम आएंगी। तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं मैंने वो दुबई के प्रोसेस में आपको बता दी। आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करें, तकरीबन प्रोसीजर एक जैसा होता है, कुछ चीज़ें एडिशनल होती हैं ऊपर नीचे, इसलिए मैं आपको इंडिया, पाकिस्तान, GCC, दुबई सबका जो है आपको प्रोसेस में इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई जो इंडिया में इनकी एम्बेसी है वो दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, और जो है चेन्नई और कोलकाता में, हैदराबाद में, यहाँ पे उनकी कॉन्सुलेट या एम्बेसीज हैं, वो आप ऑनलाइन गूगल में चेक कर सकते हैं। तो भाई फ़िलिपीन आने के लिए एक चीज़ माइंड में रखनी, जब आपको वीज़ा मिल जाए तो आपने ट्रैवल ई-पास लाजमी फ़िल करना है और उसको PDF अपने मोबाइल में रख लेना है। ट्रैवल ई-पास फ़िलिपीन आने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसका कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। कुछ वेबसाइट दिखाती हैं कि ये पेड है, लेकिन ये पेड नहीं है। और अगर आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो आपको लोकल यहाँ की ट्रैवल इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। वर्ल्ड वाइड इंश्योरेंस यहाँ ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये 2 चीज़ें माइंड में रख लीजिएगा। ट्रैवल पास QR कोड होता है, वो दिखाएंगे आप, तो फिर आपको वो स्कैन करेंगे तो एंट्री मिलेगी। तो भाई इंडियन के लिए एक सबसे बड़ी बात जो है, आप वीज़े के बगैर भी ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हो। उसका तरीकाकार क्या है कि आपको सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेना पड़ेगा और पहले आपको सिंगापुर जाना पड़ेगा, वहाँ से फिर दोबारा आप मनीला जो है वो जा सकते हो। ऑन अराइवल वीज़ा आपको मिलेगा 14 डेज़ का। तो आप ऐसे भी सिंपल तरीके से जा सकते हो। ये मेरे ख्याल में ज़्यादा इजी है, इतना लेंथी प्रोसेस नहीं है। तो ये सहूलत इंडियंस के लिए ये फ़ायदा है कि वो ऐसे जा सकते हैं। कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी कॉन्सुलेट और एम्बेसीज़ जो हैं पाकिस्तान में, एम्बेसी इस्लामाबाद में और कराची, लाहौर में कॉन्सुलेट्स जो हैं वो वहाँ पे हैं। एम्बेसी या कॉन्सुलेट्स जो हैं इनकी इन 3 शहरों में पाकिस्तान में हैं। तो अगर आप वहाँ से करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स में क्या फ़र्क है कि एक तो आपको शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड और बैक कॉपी चाहिए, उसके अलावा आपको जो है ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए और जो बैंक स्टेटमेंट है, और आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो लेना पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ें आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवानी पड़ेंगी, यानी वजारत खारजा से आपको अटेस्ट करवानी पड़ेंगी। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपना NTN नंबर, अगर ज़ीरो फाइलर हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। NTN आपका जो टैक्स आप भरते हो उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। और अगर आप फाइलर हैं तो आपको कम से कम 3 साल की जो है वो आप अपनी जो रिटर्न्स हैं वो लाजमी लगाएं, वरना तो 1 साल की भी चल सकती है, लेकिन 3 साल की लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। वीज़ा रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो ना होने के बराबर रह जाते हैं, क्योंकि वो यही देखते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है।
तो अगर आप मुलाजमत पेशा हैं तो वही आपको फिर अपना NOC लेटर लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग डेट, सैलरी, वेकेशन, सारा कुछ जो है वो मेंशन होता है। वो नॉर्मली आप गूगल से चेक कर सकते हो कि NOC लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। अगर आप जापान और चाइना से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है। वहाँ से कि अगर आपके पास रेजिडेंस हैं आप वहाँ के, या TRC आपके पास जो भी होता है वहाँ पे, पाकिस्तान से जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसमें शनाख्ती कार्ड, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ की जो है, उसके अलावा आपको क्या FRC और MRC आपने साथ लगानी है। और यही नॉर्मल प्रोसीजर है। अब आपको मेरे ख्याल में सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी। भाई मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल और बेल बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिए। मैं जहाँ जहाँ ट्रैवल करूँगा आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा कि वीज़े का क्या प्रोसेस है, कितना ख़र्चा है, कैसे कैसे आपने ट्रैवल करना है, क्या बेस्ट वेज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।